तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद मराठा साम्राज्य किस प्रकार से आगे बढ़ा उसके बारे में। तो देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य में उत्तराधिकार का संघर्ष प्रारंभ हो गया। सत्ता के दो दावेदार निकल करके आए, एक जिनका नाम था संभाजी महाराज और दूसरे जिनका नाम था राजाराम। तो शिवाजी महाराज के दो अलग अलग पत्नियों के दो पुत्रों ने मराठा सत्ता के लिए अपने दावे को प्रस्तुत किया और कुछ दरबारियों ने मिलकर के राजाराम को मराठा गद्दी पर बैठा दिया। उस समय संभाजी महाराज पन्हाला के दुर्ग में नजरबंद करके रखे गए थे शिवाजी महाराज के द्वारा। तो अंततः वहां से निकल करके आए और सभी लोग संभाजी महाराज के ही नाम पर एक मत थे, क्योंकि यही बड़े पुत्र थे छत्रपति शिवाजी महाराज के। तो बहुत अधिक परेशानी नहीं हुई और ये फाइनली जो है जुलाई 1680 में, अप्रैल से जुलाई तक सत्ता का संघर्ष चला और जुलाई 1680 में संभाजी महाराज मराठा साम्राज्य के छत्रपति बन गए। अब संभाजी महाराज के बारे में कुछ विषयों को हम समझना चाहेंगे। देखिए, संभाजी महाराज को भी उसी महान महिला ने पाला था जिसने छत्रपति शिवाजी महाराज को पाला था, क्योंकि जब ये छोटे थे तभी सईबाई की मृत्यु हो गई, इनकी मां की मृत्यु हो गई। तो इनको भी इनकी दादी ने ही पाला, यानी जीजाबाई ने ही पाला। तो छत्रपति शिवाजी महाराज को और संभाजी महाराज दोनों को जीजाबाई ने ही पाला और उसी तरह की शिक्षा जो है संभाजी महाराज को भी दी गई। संभाजी महाराज ने छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम को कम होने नहीं दिया और इन्होंने पुर्तगालियों के विरुद्ध, इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध, इन्होंने मुगलों के विरुद्ध लगातार संघर्ष जो है जारी रखा और अपने पिता की तरह ही साहस का प्रदर्शन इन्होंने किया। 1681 में इन्होंने जो है औरंगजेब के पुत्र अकबर ने, औरंगजेब का पुत्र अकबर अपने पिता से विद्रोह किया था, तो उसको भी वो जब दक्कन में आया तो उसको जो है इन्होंने शरण दे दी और ये सीधे सीधे औरंगजेब को चुनौती थी। ये कोई आसान विषय नहीं था, लेकिन इन्होंने जो है अकबर को शरण दे दी और कहा कि हम तुम्हारी सहायता करेंगे। तो छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह ही संभाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य को आगे बढ़ाने का जो है कार्य किया और उसी तरीके से अपने पिता की तरह ही ये वीर सिपाही साहसी सेनापति थे और इनके नेतृत्व में मराठा साम्राज्य आगे बढ़ना शुरू हुआ। इसी दौरान 1686 ईस्वी में बीजापुर को मुगल सल्तनत में मिला लिया गया। तो जिस बीजापुर को जीतने का प्रयास औरंगजेब बहुत वर्षों से कर रहा था, फाइनली 1686 में उसको जो है मुगल सल्तनत में मिला लिया गया। मैं आपको समझाना ये चाहता हूं कि अब लगभग दक्कन पर मुगलों का अधिकार था। इस तरीके से पहले शक्तियां थी, जैसे बीजापुर ही एक शक्ति थी, तो वो जो है सुरक्षा और अवरोध दोनों का काम करते थे। लेकिन 1686 तक बीजापुर को भी औरंगजेब ने मुगल सल्तनत में मिला लिया। तो अब मैं बताना ये चाहता हूं कि उस पूरे दक्कन में केवल एक मराठा शक्ति ही बची है जो मुगलों के विरोध में खड़ी थी। और फाइनली कहा जाता है कि छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने जीवन में अनेकों युद्ध लड़े और किसी में नहीं वो हारे, लेकिन अंततः जो है थोड़ी सी असावधानी के कारण और मुखबिरी के कारण संगमेश्वर के पास जो है छत्रपति शिवाजी महाराज को मुगलों ने बंदी बना लिया। मुकर्रब खान था, उसी को सूचना मिली कि संगमेश्वर के पास एक गांव में जो है संभाजी महाराज अपने मित्र, अपने सलाहकार कवि कलश के साथ है और उस समय वहां पर मराठा सेनाएं नहीं थी। उस स्थिति में बहुत कम मराठा सेनाओं को लेकर के वो वहां पे थे और वहां पर
पकड़े गए संभाजी महाराज। तो जैसे अगर हम शिवाजी महाराज को देखें तो शिवाजी महाराज इतना संघर्ष करते रहे, लेकिन हर जो है विकट परिस्थिति से वो निकल करके आते चले गए। लेकिन 1680 में चार्ज संभालने के बाद मराठा साम्राज्य के और बहुत सफलतापूर्वक संघर्ष करने के बाद अंततः 9 वर्ष के अंदर ही संभाजी महाराज को मुगलों ने पकड़ लिया। शिवाजी महाराज को कभी नहीं पकड़ पाए थे। तो इन्हें जो है बंदी बना लिया गया। अब यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि संभाजी महाराज और उनके मित्र कवि कलश को बंदी बनाया गया और भी मराठा सरदारों के साथ जो वहां पे थे। मुकर्रब खान उस समय था। तो ये बहादुरगढ़ लेकर के यहां से पकड़ करके संभाजी महाराज को लेकर के जाया गया, क्योंकि उस समय औरंगजेब वहीं पर था। तो बहादुरगढ़ की तरफ लेकर के चले। कहा जाता है कि जिस प्रकार से जोकड़ों का वेशभूषा होता है उस तरीके से टोपी और ऐसे जो है जूते और चप्पल की माला गर्दन में, जो है मुंह को काला करके उस पे पेंट जो है लगा करके, घोड़े मारे ऊंट पर या गधे पर बैठा करके, कहीं कहीं ऊंट बताया जाता है, कहीं कहीं गधा, उस पर बैठ करके बहादुरगढ़ से करीब 10 किलोमीटर पहले इतने दूर तक इस रूप में संभाजी महाराज को लेकर के जाया गया औरंगजेब के सामने। अब इसका मकसद क्या था? तो ऐसा करने का मकसद था कि मराठों के दर्प को, उनके गौरव को, उनके आत्मसम्मान को, उनके स्वाभिमान को पूरी तरह से कुचल देना है कि देखो तुम्हारी क्या हैसियत, मुगलों के सामने तुम्हारे छत्रपति की यह स्थिति है तो तुम किस खेत की मूली हो, ये जताने के लिए। तो पूरी तरीके से संभाजी महाराज के स्वाभिमान को, मराठा साम्राज्य के स्वाभिमान को औरंगजेब ने तार तार कर दिया। और वही दक्कन में बैठ करके, ये उत्तर भारत में नहीं हो रहा था, ये दक्कन में ही हो रहा था। और इसीलिए जब कहा जाता है कि जब बहादुरगढ़ में वो आ गए और अपने एजेंट्स को औरंगजेब ने भेजा, उसका तो यही शर्त होता था कि मुस्लिम बन जाओ और फिर हमारी ये शर्त मान लो, जो अधिकार है पैसा दे दो, कहां कहां खजाना छुपा है वो बता दो, ये सारी बातें। तो कई सोर्सेस इस बात को काटते हैं, कई सोर्सेस जो है इस बात को रखते हैं। कई लोग कहते हैं ये नहीं हुआ, कई लोग कहते हैं ये कि छत्रपति संभाजी महाराज ने स्पष्ट रूप से ये कहा कि अपनी पुत्री से हमारा विवाह कराओ। और ये औरंगजेब से कहना बिल्कुल जानलेवा स्थिति थी। उसके बाद जो है हमारी बातचीत आगे बढ़ेगी। और यह कहा जाता है कि छत्रपति संभाजी महाराज के इस तरीके से बात करने का यही कारण था कि छत्रपति संभाजी महाराज ये समझ चुके थे कि जिस प्रकार से अपमान किया गया है उनका, अब उनके जो है जीवित रहने से अच्छा उनकी मृत्यु है। और अंततः किसी भी प्रकार से औरंगजेब के सामने संभाजी महाराज नहीं झुके। संभाजी महाराज के साथ किया क्या क्या गया, प्रताड़ित कैसे किया गया। तो जीभ पकड़ करके खींच करके, अब सोचिए आप कितना जीभ निकलती है, जीभ खींच करके काटा गया। कवि कलश के बारे में तो कहा जाता है कि उसकी जीभ काटी ही नहीं गई, उसे सीधे खींच लिया गया। आंखें फोड़ दी गई गरम सलाखों से, उंगलियों में नाखूनों को उखाड़ा गया, पैरों के भी हाथों के भी। एक उंगली काटकर कुत्ते को डाल दी जाती थी, फिर दूसरी उंगली। और इन सब से भी मन नहीं भरा तो संभाजी महाराज और कवि कलश के जिंदा रहते ही उनकी चमड़ी को उधेड़ा गया। जैसे बकरे की चमड़ी हटाते हैं लेकिन उसके मरने के बाद हटाते हैं, पलेसर काटते हैं, यहां जिंदा ही
चमड़ी हटाई गई। ये कुल 15-20 दिन तक चला कार्यक्रम सजा देने का, पहले दिन से लेकर के लगभग 15 दिन। और उसके बाद फाइनली संभाजी महाराज का की गर्दन काटी गई। और हर दंड के बाद, जैसे आंख फोड़ दिया तो मुसलमान बनोगे, तो नहीं बनेंगे। एक नाखून कबारा, मुसलमान बनोगे तो नहीं बनो, इस तरह से। और जो सोच करके औरंगजेब ने संभाजी महाराज को इस तरीके से अपमानित किया था और उनको इस तरह से तड़पा कर मारा था कि मराठों का उत्साह बिल्कुल पानी हो जाएगा। मराठों का जो दर्प है, जो घमंड है, जो गौरव है, जो स्वाभिमान है, वो एकदम चकनाचूर हो जाएगा। लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। मराठों में भीषण आक्रोश, और कहा जाता है कि छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन की जो उपलब्धियां हैं वो उनकी मृत्यु की उपलब्धि से छोटी थी, क्योंकि छत्रपति संभाजी महाराज का यह अपमान और इस तरीके से उनकी दर्दनाक मृत्यु ने मराठों को फिर से एक कर दिया और उनके अंदर संघर्ष की भावना भर दी। तो यहां पे लिखा है मराठों में भीषण आक्रोश। तो ये पूरी कहानी रही महान सेना नायक संभाजी महाराज की। इसके बाद जब संभाजी महाराज की मृत्यु हो गई 1689 में, तो शिवाजी के दूसरे पुत्र, यही राजाराम जो यहां पर कुछ दिन के लिए शासक थे, तो वही राजाराम यहां पे मराठा साम्राज्य के छत्रपति बन गए। क्योंकि संभाजी महाराज के जो पुत्र थे साहू, वो 5 ही 6 वर्ष के थे। तो ये हुआ कि जो है, ये देखिए, जो उत्तराधिकार है ना, वो पिता से पुत्र को चलता, भाई की तरफ नहीं चलता। ये भाई थे, तो साहू जी महाराज को बनना चाहिए था, लेकिन वो बहुत छोटे थे। तो ये हुआ कि ये संक्रमण कालीन स्थिति है, तो राजाराम को जो है बनाया जाए। तो जब राजाराम शासक बने, वैसे ही संभाजी महाराज की मृत्यु हुई, राजाराम छत्रपति बने। तो अब औरंगजेब ने यह तय किया कि बहुत जो है तीव्र बड़ा हमला करके मराठों को पूरी तरह से कुचल देना है। और ऐसे समय में जो है 1689 में ही मुगलों ने रायगढ़ पर हमला किया। रायगढ़ बहुत मजबूत किला और मराठा साम्राज्य की राजधानी, उस पर जो है हमला किया गया मुगलों के द्वारा। और इस हमले से पूर्व ही छत्रपति राजाराम तो निकल गए थे, आशंका थी कि हमला होगा, तो ये तो वहां से निकल गए थे। लेकिन संभाजी महाराज की पत्नी, जिनका नाम था येसुबाई, और उनके साथ उनका पुत्र यानी संभाजी महाराज की पत्नी और संभाजी महाराज के पुत्र साहू, दोनों को मुगलों ने पकड़ लिया। तो रायगढ़ पर 1689 में मुगलों का अधिकार हो गया। छत्रपति राजाराम तो निकल गए, लेकिन संभाजी महाराज के पुत्र, जो कि वास्तव में मराठा गद्दी के दावेदार थे और जो आगे चल के मराठा गद्दी पर बैठेंगे भी, वो और उनकी मां, दोनों को जो है मुगलों ने पकड़ लिया। और ये जान लीजिए कि कितने वर्ष तक, तो लगभग 18 वर्ष तक मराठा साम्राज्य के छत्रपति संभाजी महाराज के पुत्र और उनकी पत्नी मुगलों के कैद में रही, यानी औरंगजेब के कैद में, उनके नजरबंदी में रहे। और फाइनली जो है जब औरंगजेब मरा तब उनको छोड़ा गया। तो ये इसीलिए हमने 2 डेट लिखा है। 1689 में इनको बंदी बनाया गया और इनको रिलीज कब किया गया? 1707 में। लगभग 18 वर्ष का काल जो है ये रहा। ठीक है, ये समझ आ गया। अब आगे बढ़िए। इसके बाद क्या हुआ? रायगढ़ को जैसे ही जीत लिया गया, वैसे ही अब मुगलों ने तय किया कि हमें जो है छत्रपति पर अटैक करना है। और फाइनली जो है जिंजी के किले को घेरा गया। अब इसकी भी कहानी समझ लीजिए। ये छत्रपति बने राजाराम महाराज, और उसके बाद ही ये क्लियर हो गया कि अब मुगल तो हमला करेंगे। तो ये निकलकर जो है रायगढ़ से निकल गए। अब रायगढ़ से निकल करके जिंजी, तमिलनाडु के पास, पांडिचेरी के पास, रायगढ़ से निकल के जिंजी तक की जो यात्रा है, उस पूरे यात्रा का ही व्याख्यान अगर किया जाए तो एक किताब उसके लिए चाहिए।
मतलब बहुत जो है विषम परिस्थितियां थी। आप ऐसे समझिए कि चारों तरफ मुगलों का राज है और उसके बीच में से बच करके निकलना है। तो आप भले छत्रपति हैं, लेकिन हजारों घोड़े लेकर के नहीं चल सकते हैं। आपको रूप बदल करके चलना होगा और किसी तरीके से जिंजी पहुंचना होगा, क्योंकि जिंजी को, वैसे तो रायगढ़ का भी किला अभेद्य था, लेकिन जिंजी का किला बहुत अभेद्य था। और आप एग्जाम्पल देख लीजिए, इस किले को जो है 8 वर्ष तक, लगभग यहां 1691 से 98 तक देखें तो 7-8 वर्षों तक मुगलों ने घेरे रखा। आपने इतिहास पढ़ा होगा, इतनी बड़ी घेराबंदी जुल्फिकार खान ने जो है घेराबंदी की थी। इतनी बड़ी घेराबंदी आपको नहीं समझ में आती होगी, कैसे सरवाइव हुआ 7-8 वर्षों का घेरा। तो बड़ी विकट स्थिति थी कि रायगढ़ से कैसे जो है छत्रपति राजाराम जो है निकले। तो ये पूरा जो है संक्रमण काल कहा जाता है मराठा साम्राज्य का, और इसी काल को मराठा इतिहास का स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। तो एक तरफ तो मराठों के छत्रपति चले गए, हालांकि फाइनली तो जिंजी में चले गए, पूरा वो घटनाक्रम है, उस पर हम अंदर जाएंगे तो बहुत बात हो जाएगी। फाइनली सकुशल जिंजी में पहुंच गए, और जैसे ही ये जिंजी में पहुंचे मुगलों ने घेरा डाल दिया जिंजी का। तो जिंजी के किले में छत्रपति राजाराम हैं और उनके सैनिक हैं, और नीचे मुगल हैं। ये पांडिचेरी के पास है, तमिलनाडु में वर्तमान में जिंजी। और ये 7-8 वर्षों तक चलता रहा घेरा। तो छत्रपति एक प्रकार से मुगलों की नजरबंदी में, मराठा साम्राज्य का छत्रपति मुगलों की नजरबंदी में, जैसे ही छत्रपति बने वैसे ही मुगलों के सर्विलांस पे आए हैं। तो ऐसे में मैंने आपसे कहा कि मराठा स्वतंत्रता संग्राम का यह काल कहा जाता है, राजा राम के काल को। इस दौरान रामचंद्र बावेड़कर, धन्नाजी जादव, संताजी घोरपड़े, पेशवा नीलकंठ मोरे, रामचंद्र नीलकंठ आदि कई सरदार उभर करके आए, जिन्होंने छत्रपति के उत्तरदायित्व को जो है वहन किया और मुगलों को पूरे उस दक्कन में नाको चना चबवाने का काम किया। और ये स्थिति ये थी कि एक शासक से लड़ना तो जो है ठीक है, लेकिन अब अलग अलग मराठा सरदार ही मुगलों पर, तो मुगलों की स्थिति बड़ी विकट हो गई। हालांकि छत्रपति तो जिंजी में घिरे हुए हैं, उनकी कोई स्थिति नहीं है, लेकिन मराठा सरदारों ने इस संघर्ष को बुझने नहीं दिया, और इसीलिए इसे स्वतंत्रता संग्राम का काल कहा जाता है। ठीक है, तो छत्रपति राजाराम किले के अंदर फाइनली जो है मुगलों ने किले को जीत लिया। लेकिन जीतने से पहले जब स्पष्ट हो गया कि अब जो है संघर्ष नहीं हो पा सकता है, आप सोच रहे हैं 7 वर्ष तक खाना कैसे मिला होगा, तो 1698 में छत्रपति राजाराम किले से बच निकले और सतारा पहुंचे, और सतारा को ही उन्होंने मुगल साम्राज्य की राजधानी बनाई। 1698 में ये पहुंचे, लेकिन 1700 ईस्वी में राजाराम की मृत्यु हो गई। तो छत्रपति राजाराम की मृत्यु हुई और उनके पुत्र शिवाजी द्वितीय, तो इनकी पत्नी, छत्रपति राजाराम की पत्नी थी ताराबाई। ताराबाई के पुत्र और राजाराम के पुत्र शिवाजी द्वितीय। अब ये परंपरा होते थे ना साम्राज्यों में कि जो महान शासक हुआ उसके नाम पर आगे नाम रखे जाएंगे, तो शिवाजी द्वितीय, राजाराम द्वितीय, संभाजी द्वितीय, ऐसे करके। ठीक है ना, वो फ्रांस में भी लुई 13वें 14वें ऐसे करके। तो छत्रपति राजाराम की मृत्यु हुई, उनके पुत्र शिवाजी द्वितीय मां ताराबाई के संरक्षण में, शिवाजी द्वितीय जो है जिंजी के किले में ही पैदा हुए थे, और इस समय तक 4 वर्ष या 5 वर्ष की आयु उनकी रही होगी। तो उनके संरक्षण में ये मराठा साम्राज्य के छत्रपति बन गए। तो कुल मिलाकर के ये 4-5 वर्ष के बालक थे। तो पूरी सत्ता जिसके नेतृत्व में आई वो थी ताराबाई। तो 1700 ईस्वी के पश्चात मराठा साम्राज्य को जिसने संभाला उसका नाम था ताराबाई, और बहुत प्रोमिनेंट लेडी ताराबाई। इनके नेतृत्व में अब मराठा साम्राज्य आगे बढ़ना शुरू हुआ।
लगभग 7 वर्षों तक इन्होंने बड़ी कुशलता से मराठा साम्राज्य का संचालन किया। लेकिन 1707 में क्या हुआ, तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। और जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई वैसे ही मुगलों की नीति में परिवर्तन आया। एक तो यह कहा जाता है कि उत्तराधिकार को लेकर के जो है बहादुर शाह ने ये सोचा कि मराठे जो है हमारी मदद करेंगे। इसके लिए एक विषय ये कहा जाता है कि ये नीति बनाई गई कि जो है साहू को छोड़ दो ताकि जो है जाकर के मराठा साम्राज्य में उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध हो। तो फाइनली औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में और बहादुर शाह प्रथम ने साहू को मुगल कैद से आजाद कर दिया। साहू कब मुगल कैद में गए थे, 1689 में। 18 वर्ष बाद जैसे ही औरंगजेब मरा तो यह हुआ कि साहू को छोड़ दो। क्यों छोड़ दो, तो एक कारण तो यह कि बहादुर शाह की मदद जो है मराठे करेंगे अगर छोड़ देंगे, तो एक ये बात है। दूसरी बात यह है कि मुगल ये चाहते थे कि जैसे ही हम साहू को छोड़ देंगे तो साहू जाएंगे, तो साहू तो उत्तराधिकारी है ना गद्दी के, भाई संभाजी महाराज के पुत्र हैं वो, तो उन्हीं की अधिकारिता है मराठा गद्दी पर, तो वो उत्तराधिकार के युद्ध को जन्म देंगे तो मराठा साम्राज्य में क्या आएगा, संकट की स्थिति उत्पन्न होगी। तो जिस भी कारण से फाइनली फैक्ट ये है कि बहादुर शाह प्रथम ने साहू को मुगल कैद से आजाद कर दिया। अब जब साहू मुगल कैद से आजाद हो गए तो बहुत सारे सरदारों ने कहा कि अरे संभाजी महाराज के पुत्र अब आ रहे हैं, अब उन्हीं को गद्दी सौंपनी है। लेकिन ताराबाई ने इसका विरोध किया। ताराबाई ने यह कहा कि साहू 18 वर्षों बाद आ रहे हैं मुगल कैद से रिहा होकर के, और साहू जब गए थे तो कोई 30-35 साल के व्यक्ति नहीं थे, बल्कि 6-7 साल के बच्चे थे। तो जो 6-7 साल का बच्चा 18 वर्ष तक मुगलों की कैद में रहा, मुगलों ने उसे क्या शिक्षा दी, क्या सिखाया, जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है, उसे हम किस प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा इतने मेहनत से स्थापित किया गया मराठा साम्राज्य की सत्ता सौंप दें। आप भावुक ना हो, यह समझने का प्रयास करें। ताराबाई ने कहा कि हमारा इतने वर्षों में कभी इनसे कोई संपर्क नहीं रहा, ये कैसे रहे हैं हमें पता ही नहीं, और यही साहू हैं या नहीं है यह भी प्रामाणिक रूप से नहीं कहा जा सकता है। तो हम मुगलों के एजेंट को, उन्होंने यही कहा कि हो सकता है मुगलों के एजेंट बन करके आए हों, क्योंकि ये बहुत वयस्क व्यक्ति नहीं थे जब गए कि 18 वर्ष के बाद भी उनको अपना मूल याद। ये तो बच्चे थे, बच्चे को तो जैसे ढालो उससे ढल जाएगा। तो ये बात करके जो है ताराबाई ने विरोध किया। हालांकि निश्चित रूप से ताराबाई के ही नेतृत्व में मराठा साम्राज्य चल रहा था, अब उनको गद्दी छोड़नी पड़ेगी, साहू आएंगे, तो इन्होंने विरोध किया। कई लोग इनके तर्क से सहमत हुए, तो 2 पक्ष बन गया मराठा साम्राज्य में। लेकिन फाइनली जो है साहू इस युद्ध में विजयी रहे। इसे कहा गया खेड़ का युद्ध। जब साहू चले तो फिर ताराबाई ने उनका विरोध किया कि भाई आप कौन, तो उन्होंने कहा कि हम तो संभाजी महाराज के पुत्र हैं, भैया हमारी ही गद्दी है, आप तो रीजेंट की तरह हैं, गद्दी पर हमारी अधिकारिता है। तो कई सरदारों ने कहा कि निश्चित रूप से आपकी है। तो ताराबाई की हार हो गई, और जब ताराबाई की हार हो गई तो ताराबाई दक्षिण की तरफ जो है पलायन कर गई और ये कोल्हापुर में पहुंच गई। ठीक है, तो अब 1707 के खेड़ के युद्ध के बाद क्या क्या हुआ, तो 1708 में साहू मराठा साम्राज्य के छत्रपति बन गए। कौन बन गया मराठा साम्राज्य का छत्रपति, तो साहू बन गए। यानी अब शिवाजी द्वितीय का काम क्या हो गया, समाप्त हो गया। कौन बन गया मराठा साम्राज्य का छत्रपति, साहू बन गए। कौन है साहू, संभाजी महाराज के पुत्र हैं साहू। अब सतारा मराठा साम्राज्य की राजधानी बनी। तो मराठा साम्राज्य की राजधानी कहां है, तो सतारा है। और क्या हुआ, तो बालाजी विश्वनाथ मराठा साम्राज्य के सेनाकर्ते बने। तो एक नए पद का सृजन साहू ने किया और उस पद को कहा गया सेनाकर्ते, और उस पद पर जिस व्यक्ति को बैठाया गया उसे कहा गया बालाजी विश्वनाथ, जो आगे चल करके मराठा साम्राज्य के पेशवा बनेंगे और इन्हें ही मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक के रूप में हम जानते हैं। और इन्हीं के काल से ही मराठों का पद वंशानुगत हो जाता है। ठीक है,
तो बालाजी विश्वनाथ मराठा साम्राज्य के सेना करते बन गए। इतना समझ आ गया। अब देखिए, हमने कहा कि खेड़ के युद्ध के बाद ताराबाई दक्षिण में कोल्हापुर चली गई। अब यहां से मराठा साम्राज्य दो भागों में विभाजित हो गया। अब मराठा साम्राज्य दो भागों में विभाजित हो गया। दो मराठा साम्राज्य जो है आपको दिखेंगे। पहला, उत्तर में सतारा, ये साहू, यहां के शासक कौन है? साहू हैं। उत्तर में सतारा, साहू। अब यही प्रोमिनेंट है मराठा साम्राज्य, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं वो जो है उत्तर में स्थित सतारा ही प्रोमिनेंट है। लेकिन एक मराठा साम्राज्य और हो गया दक्षिण में, और यहां के शासक कौन? तो शिवाजी द्वितीय, यही शिवाजी द्वितीय, ठीक है। और ये कहां पर इनका सेंटर हो गया? तो कोल्हापुर हो गया। तो ताराबाई खेड़ के युद्ध में तो पराजित हो गई, लेकिन ये कोल्हापुर चली गई और वहां के आसपास क्षेत्रों को इन्होंने जो है एक साम्राज्य के रूप में बना लिया। उसकी राजधानी कोल्हापुर हो गई। अब दो भागों में मराठा साम्राज्य हो गया, एक शिवाजी द्वितीय के नेतृत्व में, जिसकी निश्चित रूप से सर्वे सर्वा ताराबाई थी, और एक जो है उत्तर में सतारा, साहू। तो अब यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि जो भी हम मराठा साम्राज्य के इतिहास को पढ़ते हैं वो जो है ये सतारा वाला, ये साहू वाले ही मराठा साम्राज्य की बात करते हैं, और यही मुख्य मराठा साम्राज्य रहा जो है, और ये कोल्हापुर का साम्राज्य। अब ये जो है आप देखेंगे तो बहुत मतलब जो है दिनों तक ये साथ साथ चलते रहे, बल्कि कोल्हापुर का जो मराठा साम्राज्य है वो तो लगभग आजादी तक, मतलब जब विलय हुआ तब जो है इसका विलय हुआ। हालांकि जो है सतारा का विलय तो अंग्रेजों ने जो है 1857 की क्रांति से पहले ही कर लिया था, ठीक है। उस पर हम बाद में देखेंगे। लेकिन ये अब समझ लीजिए कि मराठा साम्राज्य दो भागों में विभक्त हो गया, और ये कोल्हापुर का जो सेंटर था ये लगभग भारत की आजादी तक चला है, ये भी जान लीजिए, ठीक है। तो अब जो है ये जो दक्षिण में कोल्हापुर का विषय था, यहां 1714 में घटनाक्रम हुआ। क्या हुआ? तो ताराबाई बनाम राजसबाई। तो ताराबाई भी राजा राम की पत्नी थी और राजसबाई भी थे। तो ताराबाई तो बहुत मतलब जो है प्रोमिनेंट लेडी थी, छत्रपति राजा राम के सामने भी इनकी चलती थी। लेकिन फाइनली जो है राजसबाई, जो एक और पत्नी थी राजा राम छत्रपति की, इन दोनों में जो है सत्ता को लेकर के संघर्ष हुआ, और इस संघर्ष में ताराबाई मात खा गई, और फाइनली कोल्हापुर की सत्ता शिवाजी द्वितीय के हाथ से निकल करके संभाजी द्वितीय के हाथ में आ गई। तो 1714 में कोल्हापुर की सत्ता किसके हाथ में आ गई? तो संभाजी द्वितीय के हाथ में आ गई। संभाजी द्वितीय कौन है? तो ये राजा राम और राजसबाई के जो है पुत्र हैं। तो शिवाजी द्वितीय का काम 1714 से समाप्त हो गया। अब कोल्हापुर की सत्ता पर कौन है? तो संभाजी द्वितीय है या शंभूजी द्वितीय है, और जो है सतारा उत्तर में जो है सतारा में कौन बैठा है? तो साहू बैठे हैं। ये स्पष्ट हो गया 1714 से। अब देखिए, ये जो कोल्हापुर की सत्ता थी, शंभूजी द्वितीय की सत्ता जो थी, वो बराबर जो है साहू को परेशान करने का काम करने लगी। इनको लगता था कि भाई हमारा भी आधा है, और एक प्रकार से ये जो है ये कहना चाहते थे कि हम ही जो है वास्तविक मराठा साम्राज्य हैं। तो आपस में ये जो है मनमुटाव की स्थिति होने लगी, और इसमें जो है जो दक्षिण का निजाम था आसफ जहां, उसने जो है आग में घी डालने का काम किया, और वो बराबर जो है इनको शंभूजी द्वितीय को जो है बढ़ावा देने लगा कि आप जो है सतारा पर साहू पर अटैक करिए, और ये उसके बहकावे में आने लगे। लेकिन फाइनली जो है पेशवा बाजीराव के प्रभाव में वारणा की संधि हुई 1731 में संभाजी द्वितीय और साहू के बीच, और इसमें स्पष्ट रूप से साहू की सर्वोच्चता को शंभूजी द्वितीय ने मान लिया। इसके बाद इन दोनों घरानों में जो मनमुटाव की स्थिति थी वो टल गई। फाइनली ये मान लिया गया कि भाई साहू ही सर्वोच्च हैं। तो वारणा की संधि 1731 के द्वारा ये हुआ। इसके बाद 1749 में छत्रपति साहू जी महाराज की मृत्यु हो गई,
और जैसे ही छत्रपति साहू जी महाराज की मृत्यु हुई उसके बाद शिवाजी द्वितीय, यही शिवाजी द्वितीय जो पहली बार 1700 में शासक बने थे संयुक्त मराठा साम्राज्य के, उसके बाद 1707 से लेकर के 1714 तक कोल्हापुर के मराठा साम्राज्य के शासक थे। तो उन्हीं के पुत्र राजा राम या राम राजा ये भी कहते हैं इनको, ये छत्रपति बने 1749 में। और फाइनली जो है इन्हीं से संगोला की संधि पर हस्ताक्षर हुआ पेशवा बालाजी बाजीराव और राजा राम द्वितीय के बीच, और ये तय कर लिया गया कि मराठा संगठन के वास्तविक नेता पेशवा रहेंगे और छत्रपति केवल अब नाम मात्र के शासक रहेंगे, जिन्हें कहा गया इतिहासकारों के द्वारा कि अब ये महलों के महापौर रहेंगे और वास्तविक शक्ति पेशवा के हाथ में रहेगी। तो देखिए हुआ ये कि साहू जी महाराज के समय बालाजी विश्वनाथ मराठा साम्राज्य के पेशवा बने। इनके बाद इनका पद वंशानुगत हो गया, बाजीराव पेशवा बने इनके पुत्र, और बाजीराव पेशवा बेहद योग्य पिता के योग्य संतान थे, जिन्होंने कि मराठा ध्वज को भारत के बड़े भूभाग पर फहरा दिया। और उनके समय से ही धीरे धीरे छत्रपति जो है की शक्तियां कम होने लगी, और फाइनली जब साहू की मृत्यु हो गई तो जो है एक संगोला की संधि ही हो गई, और जो है पेशवा बालाजी बाजीराव और राजा राम द्वितीय के रूप में। तो एक संवैधानिक क्रांति, इसमें कोई जो है युद्ध वगैरह की स्थिति नहीं हुई, एक संवैधानिक क्रांति के तहत हो गया कि भाई अब पेशवा ही मुख्य कर्ता धर्ता रहेंगे। हालांकि छत्रपति का मान सम्मान उसी तरह रहा। तो इस प्रकार से मराठा साम्राज्य के वास्तविक नेता पेशवा बन गए, छत्रपति केवल नाम मात्र के शासक रह गए, और जिन्हें कहा गया कि वो अब महलों के महापौर बन गए। ठीक है, तो इस प्रकार से अब इससे आगे हम बढ़ेंगे तो पेशवाओं के इतिहास की बात हम करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। मिलता हूं इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।